नमस्कार, मैं हूँ नमिता। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल कहीं अनकहीं में। इसमें मैं आपको सुनाती हूँ आपकी और आपके अपनों की कहीं अनकहीं बातें कहानियों के रूप में। आज मैं आपको अपनी लिखी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है प्रशस्ति। वाह ताई जी, आप कितना ध्यान रखती हैं सबका। हम लोगों को तो बिगाड़ कर ही रख दिया है आपने। जानता है कौशल, ताई जी के पास से कोई भी खाना खाए बिना नहीं जा सकता, चाहे वो किसी भी समय आए। इतना प्यार करती हैं सबको। चचेरे देवर संजू अपनी ताई जी यानी रमा जी की प्रशंसा किए नहीं अघा रहे थे। ये कटहल तो बिल्कुल चिकन को भी मात दे रहा है ताई जी। अरे और नहीं तो क्या, सब्जी वाले से 2 दिन पहले से बोलकर रखती हूँ कि बिल्कुल ताज़ा और कच्चा कटहल ही लूँगी, नहीं तो पूरे पैसे वापस लूँगी। और मैं तो उसके मुंह पे मार देती हूँ अगर वो मुझे ज़रा भी कटहल पकड़ाता है, तभी जाके ऐसा कटहल बन पाता है। फिर समझाना पड़ता है कि कैसे बनाना है। हाँ ताई जी, दिख रही आपकी मेहनत। अम्मा जी गर्वोन्मत्त हो दोहरी हुई जा रही थी। हाँ भाई, बाहर काम धाम करने में तुम लोगों को इतना मेहनत करनी पड़ती है। अब हम सब जो घर पर खाली बैठे रहते हैं उनका इतना फ़र्ज़ तो बनता ही है ना कि तुम सबको ढंग से खिला पिला दें। रसोई में गौरी तब से इसी इंतज़ार में थी कि अम्मा जी अब उसका नाम लेंगी, अब उसका नाम लेंगी। पर सदा की भांति आज फिर अम्मा जी ने उसका नाम नहीं लिया। संजू को बताते हुए अगर एक बार भी वो उसका नाम ले लेती कि चिकन को मात देने वाला कटहल गौरी ने बनाया है, तो शायद उसके हाथ दोगुनी तेजी से चल रहे होते। रसोई का काम खत्म होने को ही नहीं आ रहा था। मन ही मन गौरी झल्ला भी रही थी कि आज ही सब्जी वाले को कटहल लेकर आना था और आज ही मीरा को छुट्टी भी लेनी थी। अब अम्मा जी के हिसाब से ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता कि आज आए हुए कटहल को आज ना बनाकर कल बनाया जाए। संजू और कौशल जब आए थे तो स्वयं उसने ही उनसे आग्रह किया था कि खाना खाकर जाएं। जब तक मेज पर खाना ला पाई, अम्मा जी अपने कमरे से आ गई थी और उन दोनों को प्यार से आग्रह कर करके खिला रही थी। पर सदा की ही भांति गौरी का कहीं कोई उल्लेख नहीं था। गौरी का ध्यान कुछ ही समय पूर्व घटे इस प्रकरण से हट ही नहीं पा रहा था। मन जैसे आज गड़े मुर्दे उखाड़ने पर उतारू ही हो गया था। पहले जब कभी भी वह बीमार हुई है या जब कवीश भी होने वाला था, तब भी तो घर में चाचा जी वगैरह सब लोग आते रहते थे। तब तो अम्मा जी का ये लाड़ मनोहार से खाना खिलाकर भेजने वाला रूप नहीं दिखता था। मीरा घर में होती थी तब भी अतिथियों को चाय और बिस्किट सी परोसे जाते थे। पर जब से गौरी ससुराल आई, उसने इन लोगों की और इस तरफ के रिश्तेदारों की दिल खोल कर खातिरदारी की थी। हमेशा ताज़ा नाश्ता या खाना खिलाती थी। ये सब देख देख कर अम्मा जी खुश तो होती थी, पर सबके सामने गौरी को इन बातों के लिए प्रशस्ति कभी भी नहीं मिली थी। बल्कि अम्मा जी बातों को ऐसे बताती थी कि किसी न किसी तरह से हर अच्छी बात का श्रेय खुद उन तक जाता था। सबका खाना खत्म होते होते और रसोई समेटते समेटते 4:30 बजने को थे। वह रसोई से निकली ही थी कि बड़े देवर देवरानी शिरीष और मानवी बाजार से वापस आ गए। खाना तो वे लोग खा कर ही गए थे, पर माँ जी के हृदय में फिर से ममता जाग उठी। वह बेचारी भी थक गई होगी। इतनी देर लग गई, तुम लोग को सारा ज़रूरी सामान मिल गया कि नहीं मिला? अच्छा ऐसा करो बड़ी, तुम छोटी के लिए भी 4 पूड़ियाँ निकाल ही दो। क्यों छोटी, भूख लगी है ना? गौरी ने कहना चाहा था, अम्मा जी आजकल मॉल से सब खा पी कर ही आते हैं, पर फिर उसके संस्कारों ने उसके मुंह पर ताला जड़ दिया और मुंह से सिर्फ इतना निकला, जी। उसी समय छोटी का भी जवाब आ गया, हाँ। वापस रसोई में जाकर कढ़ाई दोबारा चढ़ाकर तेल गर्म होने तक गौरी जल्दी जल्दी 4 पूड़ियाँ बेल भी चुकी थी। फिर कुछ सोचकर उसने और पूड़ियाँ बेलनी शुरू कर दी। समझ आ गया था कि गर्म पूड़ियों की जोरदार महक से अभी औरों का भी मन ललचाने लगेगा और फिर अम्मा जी की ममता सबके लिए जाग उठेगी। थोड़ी ही देर में नंद समीक्षा आई। ये क्या भाभी, आप अभी तक यहीं हैं, तैयार नहीं हुई? हद करती हैं आप भी। इतनी मुश्किल से तो भैया आज तैयार हुए हैं।
सिमी उसका हाथ पकड़ कमरे में लाकर ही मानी। गिरीश संग पिक्चर देखे हुए न जाने कितने वर्ष हो गए थे। उसे तो डॉक्यूमेंट्री भी पूरी देखनी होती है। शुरू की थोड़ी सी छूट भी गई थी, पर मन को समझा लिया, चलो पिक्चर तो पूरी देखेंगे। थोड़ी ही देर पहले वाली गौरी न जाने कब गंभीर का लबादा उतार कर फेंक चुकी थी और उसका स्थान ले लिया था एक चुलबुली नटखट गौरी ने। बात बात पर हंसती खिलखिलाती मस्त मौला गौरी को देख गिरीश को आश्चर्य हो रहा था। पिक्चर में तो उसका मन कम ही लग रहा था। गौरी के इस सर्वथा नवीन रूप को छुप छुप कर कनखियों से देखना ही उसे अधिक भा रहा था। ये तो वह भी जान रहा था कि घर जाते ही उसे ये वाली गौरी दिखाई नहीं देगी। 6 से 9 का शो था। रात को घर आते आते 9:45 हो गए थे। सर पर पल्ला कर गौरी जल्दी से अम्मा जी की जासूसी नज़रों से बचती बचाती रसोई में घुसी थी। हुआ वही जिसका अंदेशा था। अम्मा जी सब्जी गर्म करने के लिए कढ़ाई की गैस जला चुकी थी। चेहरे की भाव भंगिमा भी वही थी जैसी उम्मीद थी, परंतु फिल्म ने और उससे अधिक गिरीश के मनोवांछित साहचर्य ने गौरी में एक नई ऊर्जा भर दी थी। आप हटिए माँ जी, मैं कर देती हूँ जल्दी जल्दी। नहीं, रहने दो, अब तो सब हो ही गया है। बेचारी मानवी कब से भूखी बैठी है, उसी के लिए परेशान हो रही थी। फर्ज तो हम ही लोग का बनता है बहू को ध्यान रखने का। वो लोग तो 4 दिन को आए हैं, पर किया क्या जाए, यहाँ तो सबको अपने अपने घूमने की पड़ी है। आगे से ध्यान रखूंगी माँ जी, इतना ही बोल पाई गौरी। संस्कारों ने पुनः तथ्य पर विजय पा ली थी। 5:15 बजे ही तो उसे पूरी सब्जी खिला कर गई थी, रात का खाना भी बना कर गई थी। फिर क्या अपने आप खाना परोसा भी नहीं जा सकता? मानवी इस घर में मेहमान है क्या? हम दोनों का पद तो एक ही है ना, अधिकार और कर्तव्य भी एक समान है, बल्कि बड़ी होने के नाते उसका हक भी बड़ा ही है। फिर उसके हिस्से में सारे घर की जिम्मेदारी, अम्मा जी की देखभाल, उनकी दवाइयों, पूजा पाठ, उनकी सहेलियों की खातिरदारी, हर बात की जिम्मेदारी है। पर अम्मा जी कभी भी उसकी प्रशंसा में एक शब्द भी नहीं बोलती, बल्कि उनके हाव भाव से ऐसा दिखता है कि ये सब गौरी का कर्तव्य है। जबकि शिरीष और मानवी मेहमानों की तरह 5-6 महीनों में एक बार घर चक्कर लगा लेते हैं, और उन दिनों तो अम्मा जी का लाड़ प्यार उन दोनों पर बिल्कुल चिरापुंजी की बारिश सा ही अनवरत बरसता रहता है, और वो भी गौरी की कमर तोड़ मेहनत के दम पर। एक के हिस्से में सारा लाड़ प्यार और अधिकार आए हैं और एक के हिस्से में सारे कर्तव्य। ऐसा नहीं है कि गौरी ये सब कुछ समझती नहीं है। यूनिवर्सिटी की टॉपर रही है वो भी तर्क कर सकती है अम्मा जी से, पर तथ्यों और संस्कारों के युद्ध में विजय हमेशा उसके संस्कारों की ही होती है। खाना मेज पर लगाते लगाते विचारों ने फिर अपना ताना बाना बुनना शुरू कर दिया था। वैसे गौरी को कहने लायक कोई तकलीफ नहीं थी इस घर में। देखा जाए तो खाने पीने पहनने ओढ़ने किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। सब लोग भी अच्छे थे। अम्मा जी भी गौरी की तबीयत वगैरह का ध्यान रखती थी। बड़ा देवर शिरीष और नंद सिमी भी ध्यान रखते थे, और भोला भाला छोटा देवर प्रतीश, वो तो देवर से अधिक उसे अपना बेटा ही लगता था। कुछ भी जरूरत पड़ने पर उसके ही आगे पीछे घूमता रहता था। पतिदेव गिरीश पूरे भोलेनाथ थे। पिता की असमय अनुपस्थिति ने और सबसे बड़ी संतान होने के दायित्व के चलते उन्होंने छोटे भाई बहन को अतिरिक्त लाड़ दुलार दिया था। विशेषकर माँ को संभालने के लिए तो उन्हें बेहद प्यार और सम्मान दिया था। गौरी को लगता था शायद इसी श्रृंखला में उदार नीलकंठ ने गौरी के प्रति माँ के पक्षपातपूर्ण व्यवहार को भी जानते बूझते अपने कंठ में ही सहेज लिया था। ऐसा भी नहीं है कि गौरी को इन सब बातों से कोई परेशानी थी। वह तो स्वयं ही एक सुलझी हुई बहू थी। अम्मा जी का बेहद सम्मान भी करती थी। ये भी मानती थी कि बुजुर्गों का स्थान घर में सबसे ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण है। ये भी समझती थी कि इस आयु में अम्मा जी में उतनी शारीरिक शक्ति नहीं होगी, पर कामकाज करने से तो गौरी कभी बचती ही नहीं थी। वह स्वयं उनकी खूब सेवा करना चाहती थी। बस एक बात जो कभी कभी उसके मन को बहुत दुखी कर देती थी, वह यह कि अम्मा जी ने गौरी के दायित्वों को तो बड़ी उदारता से उसकी झोली में डाल दिया था,
परंतु अधिकारों को उसके आंचल में सहेजने में वह बहुत कृपण हो गई थी। बाकी सबकी तरह अम्मा जी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने का, उनके लाड़ प्यार का सुख भोगने का गौरी भी अनुभव करना चाहती थी, पर अपने संस्कारों के चलते अपनी व्यथा को कहने में असमर्थ ही थी, क्योंकि कहने लायक तो कुछ भी नहीं था, पर न कहने लायक बहुत कुछ था जिसे उसने सदा ही अनकहा छोड़ा था। जानती थी अगर इस अनकही को उसने कहा भी तो उसे माँ जी के सम्मान में उसके द्वारा की गई अवमानना ही समझी जाएगी, और तो और वह स्वयं की नज़रों में ही गिर जाएगी। प्रतीश का सपना डॉक्टर बनने का था। उसने MBBS पूरा कर इंटर्नशिप भी पूरी कर ली थी। अब मेडिसिन में MD कर रहा था। गिरीश के कहने पर उसने एक अच्छा फ्लैट बुक कर लिया था। उसी घर का पोजीशन मिल चुका था और अब नए घर में एक छोटी सी पूजा होने को थी। माँ जी के आदेशानुसार पूजा स्थल पर सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। सिर्फ घर के ही लोग थे। शिरीष और मानवी भी नहीं आ पाए थे। समीक्षा और शांतनु तो थे ही विदेश में। बस एक अम्मा जी की चचेरी बहन दमयंती मौसी की नंद यानी सावित्री बुआ और उनकी बहू जो आजकल इसी शहर में आई हुई थी और अम्मा जी से मिलने आना चाहती थी, उन्हें बोल दिया गया था आने के लिए और वो लोग आने वाले थे। अम्मा जी की आवाज़ आई, गिरीश पूजा के मुहूर्त का ध्यान रखना बेटा। पंडित जी कहाँ तक पहुँचे? और प्रीतु तुम कहीं नहीं जाना, पूजा पर तुम्हें ही बैठना है। नहीं अम्मा, पूजा पर बड़े भैया भाभी बैठेंगे। चौंक गए थे सभी लोग। अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा घर है, तुम्हें ही बैठना चाहिए, गिरीश ने समझाते हुए कहा था। अम्मा जी भी मुंह से तो कुछ नहीं बोली थी, पर आंखों में मौन समर्थन गिरीश की ही बात का था। नहीं, घर भी आपका है और बैठेंगे भी आप और भाभी ही, प्रतीश ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। लेकिन अम्मा जी ने कुछ कहना चाहा था, पर प्रीतु भी आज जैसे जिद पर अड़ गया था। अम्मा, बड़ी भाभी ने हमेशा तुमको इतना सम्मान दिया है, इतने वर्षों से उन्होंने सारा घर इतने प्यार से संभाला है, पर कभी तुमने उनके लिए तारीफ के दो बोल भी नहीं बोले। अपनी बातों से उन्हें कितना दुखी करती हो, कभी सोचा है? अब बस कर दो उन पर यह अन्याय करना अम्मा। जीवन भर वो इतनी तुम्हारी सेवा बिना मुंह खोले करती रही, क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? कभी तुम भी तो उन्हें वही प्यार दो जो सबको देती हो, जैसे वो जीवन भर करती रही हैं। तुम भी अपना कर्तव्य पूरा करो अम्मा, उन्हें फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दो प्लीज़। गौरी अवाक सी सुन रही थी प्रतीश के शब्दों को। ये उसका छोटू देवर कब इतना बड़ा हो गया था, इतना कुछ समझता, इतना कुछ गुनता रहता था। गौरी के तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। प्रतीश के पहली बार इतने गुस्से से बोले गए कड़वे यथार्थ ने माँ जी को हिला दिया था, आत्म मंथन के लिए विवश कर दिया था। प्रीतु सही ही तो कह रहा था। कहीं दमयंती जिज्जी की बातों में आकर उनसे अपनी सुलक्षणा बहू के साथ अन्याय तो नहीं हो गया था। हर कोई तो जानता था दमयंती जीजी के बारे में कि उनसे किसी की सुखी गृहस्थी देखी नहीं जाती। कैसे उतना पढ़ी लिखी होकर भी वो दमयंती जीजी जैसी स्त्री की बातों में आ गई थी। आज शायद इसीलिए ईश्वर ने उन्हें यह मौका दिया है और सावित्री बीबी जी को यहाँ भेजा है, ताकि वह स्वयं सत्य का पता लगा सके। अपनी कमलापुर वाली चचेरी बहन दमयंती जीजी की बातें उन्हें एक बार फिर याद आ रही थी। रमा, शुरू में सब बहुएं बहुत अच्छी होती है, मेरी नंद की बहू को ही देख लो। अरे सावित्री बीबी जी की, शुरू में सावित्री बीबी जी ने बहू की इतनी तारीफ कर कर के सर पर चढ़ा लिया कि अब वो किसी की सुनती ही नहीं है, ना ही किसी को कुछ समझती है और सबको जवाब देती है सो अलग। रमा, मेरी बात गांठ बांध ले, अपनी होने वाली बहू को तो शुरू से ही दबा कर रखना, ज़्यादा उसकी तारीफें मत किया करना, तभी घर में तुम्हारा राज रहेगा, वरना बैठी रहना अपने कमरे में बंद होकर। मन ही मन उन्होंने अपने लिए एक मानक परीक्षण तय कर लिया था और उसके परिणाम के आधार पर स्वयं को अपराधी या निरपराध साबित करने का भी। सावित्री बीबी जी से आज वह स्वयं ही सत्य का पता करेंगी। अगर अपराधी साबित हुई
तो सारा शर्म संकोच त्याग कर अपनी गौरी से क्षमा याचना कर प्रायश्चित जरूर करेंगी। एक दीर्घ निश्वास निकल गया रमा जी के मुंह से। सर कुर्सी पर टिकाकर आंखें बंद कर ली उन्होंने। तभी किसी के स्नेह भरे हाथ का कंधे पर स्पर्श हुआ। नमस्ते भाभी, कैसी हैं? सामने सावित्री बीबी जी खड़ी थी, थोड़ा प्रफुल्ल शरीर और चेहरे पर संतुष्ट जीवन की सौम्य मुस्कान। उनके पीछे उनकी बहू। प्रणाम मामी जी। शिल्पा ने दोनों हाथ जोड़कर आदर से झुककर प्रणाम किया। सौभाग्यवती रहो। अच्छा, तो यही है वो जिसके विषय में दमयंती जीजी बता रही थी। माँ जी की एक्सरे युक्त दृष्टि शिल्पा का मुआयना कर रही थी। जीन्स टॉप में कटे बाल, दुबली पतली काया और गजब के आत्मविश्वास से लबरेज सांवला सलोना चेहरा। तब तक गौरी और गिरीश भी आ गए थे वहीं। दोनों ने सावित्री बुआ के चरण स्पर्श किए। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, कह बीबी जी ने उन दोनों को अपनी अंक से लगा लिया। तो भाई तुम हो गौरी, बड़ी तारीफ सुनी थी तुम्हारी। वाह, यथा नाम तथा गुण। जानती हैं भाभी, सावित्री बीबी जी उनसे मुखातिब हो बोली, हमारे यहाँ गौरी की हमेशा बहुत बड़ाई होती है, बहुत प्रशस्ति मिलती है इसे। सुन कर शिल्पा भी यही कहती है कि रमा बुआ बड़ी भाग्यवान है जिन्हें आज के ज़माने में भी गौरी जैसी संस्कारी बहू मिली है। माँ जी हकबकाई सी उनका मुंह देख रही थी, फिर थोड़ा संभल कर बोली, अरे बच्चों जाओ तुम लोग अंदर बैठो, कुछ खाओ पियो। एकांत पाते ही रमा जी ने सावित्री बीबी जी से पूछा, और बीबी जी कैसी हैं, स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक है ना? बीबी जी बोली, हाँ भाभी बिल्कुल ठीक हूँ। आपके भैया के जाने के बाद बच्चों ने बहुत सहारा दिया मुझे, और बहू ने नहीं संभाला। रमा जी के मन का चोर बाहर आ ही गया। अरे भाभी, उसी ने तो सबसे अधिक संभाला मुझे, बिल्कुल एक बिटिया की तरह। हर समय मेरे साथ रहती थी, मेरा चेहरा पढ़ लेती थी। जैसे ही लगता था कि मम्मी दुखी लग रही हैं, ध्यान बटाने लगती थी, हंसाने लगती थी। उसी के भरोसे तो मैं ये सदमा झेल पाई थी। सावित्री जीजी का एक एक शब्द रमा जी के दिमाग की परतें खोल रहा था। अंत में संकोच त्याग उन्होंने पूछ ही लिया, बीबी जी एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने? मैंने तो सुना था कि आपकी बहू बहुत तेज है, किसी की बात नहीं मानती। सावित्री जीजी तुरंत चौंक गई। भाभी, कहीं आपको दमयंती भाभी ने तो कुछ नहीं समझा दिया था? रमा जी का मौन उनकी स्वीकृति दे रहा था। अरे भाभी, आप भी किसकी बातों में आ गई? दरअसल एक बार शुरू में शिल्पा को उन्होंने सर पर पल्लू ना रखने पर टोक दिया था। शिल्पा ने उन्हें जवाब दे दिया था कि मामी जी, सिर्फ सिर पर पल्लू रखने से ही बड़ों का सम्मान नहीं होता। सर पर पल्लू रखकर खाना कैसे बनाऊं? ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इतनी गर्मी में मैं मम्मी को रसोई में ना घुसने दूं या सर पर पल्लू रखकर बाहर बैठी रहूं? सच कहती हूँ भाभी, शिल्पा बहुत समझदार है, दिखावे में या कुरीतियों में ज़रा भी विश्वास नहीं करती, पर अपने कर्तव्य निभाने में कभी भी पीछे नहीं रहती। मेरी तो हर इच्छा पूरी करती है। अब आप ही बताइए, मैं इसके दिए हुए अपने आराम को देखूं या ये देखूं कि ये सर पर पल्ला करती है या नहीं? वैसे एक बात कहूँ भाभी, अगर हम दिल से पुरानी दकियानुसी बातों को निकाल दें तो हमें बहुएं नहीं, बेटियां ही मिलेंगी। अब देखिए ना, इसे पता चला कि मेरा आपसे मिलने का मन है, बस अपने भाई की कार उठाकर खुद मुझे यहाँ ले आई। वैसे तो आपने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, जो आपको इस जन्म में ऐसी हीरा जैसी बहू मिली है। भाभी, हम दोनों को भगवान का हृदय से धन्यवाद करना चाहिए कि हमें ऐसे बहुएं दी उन्होंने। सावित्री जीजी ने ऊपर देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा। बीबी जी, आप आराम करिए, मैं अभी आती हूँ, एक ज़रूरी काम करना है। अंदर आकर रमा जी ने गौरी को अपने पास बुलाया, उसे दूसरे कमरे में लेकर गई। अश्रुपूरी नेत्रों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोली, बेटा, विस्तार से तो मैं सारी बातें अभी नहीं बता सकती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने दूसरों की बातों में आकर जीवन भर तेरा दिल दुखाया है। प्रीति और सावित्री बीबी जी की बातों ने मेरी आंखें खोल दी है। आज से तू मेरी बेटी, मैं तेरी माँ, कोई सास बहू नहीं हम दोनों के बीच।
पर क्या तू मुझे क्षमा कर सकेगी? इसी बीच गिरीश उन दोनों को ढूंढते हुए कमरे में आए। अंदर का दृश्य देख अचकचाकर खड़े रह गए। एक दूसरे के गले लगे हुए दोनों अपने अश्रुओं से एक दूसरे का आंचल भिगो रही थीं। रमा जी बोली, ऐसे क्या देख रहा है? चल, आ रहे हैं हम दोनों। और हाँ, पूजा पर तुम ही दोनों बैठोगे। थोड़ी देर बाद गौरी और गिरीश पंडित जी के पास बैठे पूजा कर रहे थे। कुर्सी पर बैठी माँ जी आज गौरी को शायद पहली बार अच्छी तरह से निहार रही थी। सलीके से बंधी लाल बॉर्डर की पीली कांजीवरम साड़ी, जूड़े में गुथा सफ़ेद गजरा, मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल और लाल बिंदी, पर गोरे गोल चेहरे पर हमेशा खिली रहने वाली उज्जवल दंतबंती की मुस्कान आज गायब थी। सर पर छोटा सा आंचल किए गिरीश के बगल में बैठी बेहद प्यारी लग रही थी। पंडित जी के कहने पर भगवान को टीका लगाने के लिए गौरी दाहिने हाथ की अनामिका में रोली लिए उनका ललाट ढूंढने का प्रयास ही करती रह गई। ढूंढ भी कैसे पाती? दोनों नैनों में लबालब भरी नीर की बदली कुछ भी स्पष्ट नहीं देखने दे रही थी। अंत में गिरीश ने ही उसका हाथ भगवान के माथे तक पहुंचा दिया। अंदर ही अंदर जतन से रोकी गई सिसकियों के कारण देह रह रहकर कांप रही थी। बगल में बैठा प्रतीश उसके कंधे थपथपा रहा था। पंडित जी के ऊंचे मधुर स्वर में मंत्रोच्चार से हॉल गूंज रहा था। सभी मंत्रमुग्ध हो रहे थे और रमा जी को ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात शिव पार्वती की जोड़ी उनके सामने विराजी पूजन अर्चन कर रही है। ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल कहीं अनकहीं को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। धन्यवाद।